कार्यालय में आने के बाद मैंने पाया कि मालदा कार्यालय की तुलना में यहाँ काम का बोझ उतना अधिक नहीं था। वहाँ बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन यह सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप काम करना चाहते हैं। यह 26 या 17 साल पहले की बात है। यह इससे भी अधिक हो सकता है। मुझे अभी अभी नौकरी मिली है। पहली पोस्टिंग मेरे अपने जिले मालदा में हुई। मैं पहले से ही प्यार में था। इस बार मेरी शादी हो गई। 1 साल बाद स्थानांतरण पत्र आया। बालूरघाट में, दक्षिण दिनाजपुर। कुछ दिनों तक बालूरघाट में रेलवे स्टेशन के पास एक जगह किराए पर लेने के बाद मुझे सरकारी आवास मिल गया। 5 मंजिला इमारत के सभी फ्लैट सरकारी कर्मचारियों को आवंटित हैं। हमारे चौथी मंजिल के फ्लैट में 2 बेडरूम हैं। दक्षिण पश्चिम मुखी बालकनी। बहुत हवा। बालकनी पर खड़े होकर आप सामने घास का मैदान और मैदान के उत्तर में एक तालाब देख सकते हैं। दूर दूर तक नए मकान बन रहे हैं। चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। सब कुछ देखने के बाद मेरी पत्नी अदिति ने फ्लैट को प्राथमिकता दी। वह घर को साफ करने में व्यस्त हो गया। उससे मिले पैसों से मैंने चूल्हे, बर्तन, अनाज के डिब्बे, बिस्तर और अन्य चीजें खरीदनी शुरू कर दीं। उस समय तक मुझे यह एहसास हो गया था कि जिसे सदर बालूरघाट कहा जाता है वह वास्तव में उस तरह का स्थान नहीं है, बल्कि कुछ हद तक उपनगरीय क्षेत्र है। मुझे नहीं मालूम कि इस समय इस जगह की क्या स्थिति है। उस समय इस क्षेत्र को मनोरंजन कॉलोनी कहा जाता था। कार्यालय में आने के बाद मैंने पाया कि मालदा कार्यालय की तुलना में यहां काम का बोझ उतना अधिक नहीं था। वहां बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन अगर आप काम करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। फाइल कई टेबलों से घूमकर मेरी टेबल पर आएगी और यहीं पर सारी परेशानी है। मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी थे, तारादास बारिक। उस समय उनकी उम्र 56 वर्ष से अधिक थी। उसे कहानी की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह इसे घर पर पढ़ते और कार्यालय में ले आते। जब भी मैं उनसे किसी लंबित फाइल के बारे में पूछता तो वे बड़े प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते। कौन जानता है, शायद नाम की महानता के कारण वह अक्सर तारानाथ तांत्रिक से विभिन्न उद्धरण उद्धृत करते थे। वह कहते, दास बाबू, जीवन का मतलब ही है आनंद लेना। कभी कभी मेरे पास नौकरी या व्यवसाय होता है। और फिर वह अपनी किताबों में डूब जाते। शायद आज मुझे वह उद्धरण ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं। खैर, मेरी कहानी तारादास बारिक के बारे में नहीं, बल्कि अष्टमी के बारे में है। यहां आने के करीब 5 महीने बाद अदिति गर्भवती हो गई। लगभग 4 महीने बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि इस बार हम एक अच्छे कर्मचारी को नियुक्त किए बिना यह काम नहीं कर सकते। अदिति ने सबसे बात करने के बाद एक नौकरानी रखने का फैसला किया। नाम है अष्टमी। जब वह पहले दिन आया तो मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थीं। मध्यम कद, पतला रूप, गोरा रंग, चेहरे पर झाइयां। लेकिन वह उसके बारे में क्या महसूस करता था, यह अप्रासंगिक था। असली मुद्दा तो वह नौकरी थी जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह परिचित फ्लैट, जिसे मैं लगभग 7 महीने से देख रहा था, अब बहुत अलग लग रहा था। अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे कपड़े किसने पहने हैं? अदिति ने कहा, अष्टमी। यद्यपि मैंने मौखिक रूप से कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं अपने हृदय में उसकी प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं सका। न केवल यह साफ सुथरा था, बल्कि मैंने देखा कि कई चल संपत्तियों का स्थान बदल दिया गया था। इस महिला में स्वाद की अच्छी समझ है। हो सकता है कि वह किसी बड़े परिवार की महिला हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों के कारण उसे यह काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। हालांकि कुछ और बार देखने के बाद भी मुझे उसके चेहरे पर उस बड़े स्कूल की थोड़ी सी भी उपस्थिति का पता नहीं चला। किसी भी मामले में यह निर्विवाद है कि अष्टमी की हस्तकला शानदार है। अदिति की इच्छा प्रबल है, लेकिन उसके साधन सीमित हैं। परिणाम स्वरूप तवे के तले पर कालिख, बर्तनों के कोनों पर दाग और चूल्हे के पास जमा गंदगी धीरे धीरे दिखाई देने लगी। अष्टमी के कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वे सभी गायब हो गए थे। जब मैं खाना खाने बैठा तो मैंने चमकदार चावल के बर्तन को देखा और कहा, क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए? उन्होंने कहा कि पुराना वाला अष्टमी के हाथों में पड़कर अपना रूप बदल चुका है।
अद्भुत। वे छड़ी जैसे हाथ कितने मजबूत हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात परेशान करने वाली थी। हर सुबह वह ठीक 5 बजे पहुंचता और उसके दरवाजे की घंटी बजाता। मैं हमेशा देर से उठता हूं। मैं 8 बजे से पहले अपनी आंखें नहीं खोलता। उसके बाद चाय पीकर, शॉपिंग करके, नहाकर 11 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाना। जैसे ही मैंने अत्यधिक झुंझलाहट और नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला, वह अपने कपड़ों पर हाथ पोंछते हुए कमरे में दाखिल हो गया। मैं वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद मैं हाथ मुंह धोता, नाश्ता करता और अदिति के साथ दक्षिण पश्चिम बालकनी में 2 कंबल ओढ़े हाथ में चाय का कप लेकर बैठ जाता। एक लंबे समय से चली आ रही आदत। वहां विभिन्न चीजों के बारे में कहानियां थीं। हाल ही में वह हमारे आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अष्टमी के बारे में भी कुछ सुना है। मैंने कहा, क्या कोई इतनी सुबह आ रहा है? क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते? अदिति ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वह तो पहली मंजिल पर सरकारी और गिन्नी का काम भी पहले ही निपटा देता है, पता है? और वह कितने घरों में काम करता है? 12। हे भगवान! अपने कपड़ों पर हाथ पोंछते हुए उसे घर में घुसने का कारण समझ में आया। फिर भी मैंने कहा, लेकिन आप घर के अन्य काम निपटा कर आ सकती हैं। क्या यह सच है? यहां से अपना काम खत्म करके वह बहुत दूर महामायाताल चला जाता है। वहां से वह अपने घर पर काम करता है। वह एक घर में खाना भी बनाता है। मैंने सुना है कि वह 12:30 या 1 बजे घर में आता है। उसके बाद उसे खाना बनाना पड़ता है और अपने परिवार को खिलाना पड़ता है। मैं समझता हूं, न सर्दी है, न गर्मी, न रविवार, मुझे हर दिन जागना है। क्या उसका पति चला गया है? क्या वह मर गया है? अदिति ने एक बार अपने माथे पर हाथ रखा। ओह, मत बताओ। है? वह रिक्शा चलाता था। अब वह घर पर रहता है, जिससे तरह तरह की परेशानियां होती हैं। उनका एक बच्चा भी है। जो भी हो, अपने घर को देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैंने अचानक एक फूलदान खरीद लिया और एक दिन मैंने उसमें छोटे छोटे नीले फूलों से भरा एक गुलदस्ता देखा। यह सफेद फूलदान के साथ बहुत सुंदर लगता है। मैंने सुना है कि अष्टमी इसे लेकर आई है। एक और दिन अदिति ने कहा, मुझे बालकनी की रेलिंग पर टांगने के लिए एक प्लास्टिक का टब लाओ। मेरे द्वारा इसे लाया गया। 2 दिन बाद मैंने देखा कि उनका